हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित सुपर 100 क्लासेस। और आज हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे किसके, बाल मनोविज्ञान पेडागोजी के। तो पेन और रफ उठा लीजिए और चेक आप लोग मेरे साथ चेक करते जाइए कि आपको 10 में कितने मार्क्स मिले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, किशोरावस्था में अनुभव हो सकता है। किशोरावस्था में अनुभव कैसे? तो पहला ऑप्शन है भावात्मक अस्थिरता और तीव्रता, शारीरिक रूप से संबंधित समस्याएं और पहचान की खोज। तो इसका सही उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी किशोरावस्था में अनुभव हो सकता है। तो किशोर जो होते हैं वो उनका क्या रहता है, विकासात्मक संघर्ष होता है, क्योंकि ना तो वो बच्चे रहते और ना ही वयस्क। उस समय के दौरान किशोरों में कई बदलाव होते हैं जो उनके और उनके परिवार के लिए असहजता और अपेक्षा ला सकते हैं। शारीरिक विकास और भावनात्मक विकास हो रहा है जो उन सभी परिवर्तनों का मुकाबला करने में बाधा पैदा करते हैं, उन्हें भावनात्मक रूप से अस्थिर बनाता है। किशोरावस्था में अपने लिंग की परवाह किए बिना अपनी शारीरिक बनावट के बारे में सचेत करता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, प्राथमिक छात्रों के मूल्यांकन के लिए शिक्षक को उपयोग करना चाहिए। जो प्राथमिक के स्तर के छात्र होते हैं उनको मूल्यांकन के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है मानदंड संदर्भित परीक्षण, छात्र संविभाग या पोर्टफोलियो उसी को बोलते हैं, सीखने की समस्याओं की पहचान करने के लिए नैदानिक परीक्षण, ये सभी। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या कहेगा, ये सभी, ये जितने भी ऑप्शन है ये सब इसके अंतर्गत आते हैं प्राथमिक छात्रों के मूल्यांकन के लिए। अब इसका डिटेल देख लेते हैं जो आंसर का। प्राथमिक छात्रों के मूल्यांकन के लिए शिक्षक को मानदंड संदर्भी परीक्षण, छात्र संविभाग, पोर्टफोलियो, समस्याओं की पहचान करने हेतु नैदानिक परीक्षण, शैक्षिक और सह शैक्षिक विशेषताओं के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, निरंतर चलने वाला मूल्यांकन, यानी कि हर समय बार बार करते रहना चाहिए मूल्यांकन ताकि बच्चों में या बालक में सुधार किया जा सके। मौखिक और लिखित परीक्षणों का उपयोग करना चाहिए, कभी मुंह से पूछकर या फिर लिखवा करके उसका ग्रेडिंग या फिर जानकारी लेनी चाहिए कि बच्चे ने कितना सीखा, अभी उसको कितना सीखना है। और अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र से संबंध नहीं है। तो कौन सा संबंध नहीं, पहला ऑप्शन है ज्ञान, अनुप्रयोग, अनुकृति, ग्रहण, शक्ति। तो इसका सही आंसर होगा हमारा अनुकृति। संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र अनुप्रयोग, ग्रहण, शक्ति, विश्लेषण, ज्ञान संश्लेषण और मूल्यांकन के रूप में उद्देश्यों से संबंधित है। छात्रों के स्तर के आधार पर शिक्षक को उद्देश्यों के उपयोग को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए हम प्राथमिक स्तर के लिए संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, ज्ञान, आवेदन और ग्रहण शक्ति के उद्देश्यों की पहली 3 श्रेणियों का उपयोग कर सकते हैं। बाद की 3 श्रेणियां उच्च बौद्धिक परिणामों की दक्षताओं का अनुप्रयोग करती हैं, अनुरोध करती, जिनका उपयोग उच्च स्तर के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, अनुकृति। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक कक्षा में जब छात्र अपेक्षाकृत बेहतर सीखते हैं, कक्षा में छात्र जब अच्छा सीखते हैं तो उसको क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है वे अपने वातावरण के साथ अनुकूलन करने एवं सीखने के लिए अंतःक्रिया करते हैं। दूसरा ऑप्शन है उन्हें उनकी आवश्यकताओं एवं रुचि के अनुसार सिखाया जाता है। तीसरा ऑप्शन है उन्हें शिक्षण के पारंपरिक तरीकों से सिखाया जाता है। चौथा है ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर है हमारा ए और बी दोनों, यानी कि वे अपने वातावरण के साथ अनुकूलन करते हैं, उन्हें उनकी आवश्यकताओं एवं रुचि के अनुसार सिखाया जाता है, तो बालक बहुत ही अच्छी तरह से सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार मानव मस्तिष्क के 2 पक्ष क्या हैं। तो पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक संरचना और संज्ञानात्मक कार्य, दूसरा है संज्ञानात्मक मस्तिष्क और शारीरिक विकास, तीसरा है संज्ञानात्मक तंत्र और संज्ञानात्मक संरचना, और चौथा है संज्ञानात्मक संरचना और संज्ञानात्मक तंत्र। तो इसका आंसर है संज्ञानात्मक संरचना और संज्ञानात्मक कार्य। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार मानव मस्तिष्क के 2 पक्ष कौन कौन से हैं, संज्ञानात्मक संरचना और संज्ञानात्मक कार्य सही आंसर है। इसका डिटेल देखते हैं। पियाजे ने मानव मस्तिष्क के संज्ञानात्मक तंत्र की संरचना, कार्यप्रणाली और विकास को समझाने के लिए एक उचित रूपरेखा तैयार की। उन्होंने कहा कि मानव शरीर में शारीरिक अंगों की तरह मानव मस्तिष्क के भी 2 पक्ष होते हैं, एक को संज्ञानात्मक संरचना और दूसरे को संज्ञानात्मक कार्य कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ये 2 कथन दिए हुए हैं, उन पर हमको विचार करना। तो पहला कथन, वृद्धि और विकास निरंतरता के सिद्धांत का अनुसरण करते हैं और वृद्धि और विकास की दर एक समान होती है। तो इसमें केवल 1, केवल 2, 1, 2 दोनों। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। तो इसका आंसर है केवल 1।
यानी कि वृद्धि और विकास निरंतरता के सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी लैंगिक समाजीकरण का माध्यम नहीं है? नंबर 1 समान समूह, लिंग, शैक्षिक संस्थान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है लिंग। कौन से लैंगिक समाजीकरण का माध्यम नहीं? तो लिंग लैंगिक समाजीकरण का माध्यम नहीं है। लैंगिक समाजीकरण परिवार, धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों, मॉस मीडिया और समान समूह आदि में होता है। किसी दिए गए लिंग के लिए उपयुक्त व्यवहार और दृष्टिकोण को सीखना लैंगिक समाजीकरण के रूप में जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? ब्लैंक्स खाली स्थान वह शिक्षण है जिसमें शिक्षार्थियों को वैयक्तिक शिक्षार्थियों की क्षमता के आधार पर कठिनाई के विभिन्न स्तरों पर सिखाया जाता है। पहला ऑप्शन है चयनात्मक शिक्षण, दूसरा है अवधारणात्मक, तीसरा है विभेदित शिक्षण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर रहेगा विभेदित शिक्षण। विभेदित शिक्षण क्या है? जिस तरह से शिक्षक विभिन्न प्रकार के छात्रों की आवश्यकताओं के प्रति प्रतिक्रिया करता है उन्हें विभेदित शिक्षण के रूप में जाना जाता है। यानी कि छात्रों की आवश्यकताओं, जैसी उसकी छात्र की आवश्यकता होती है, आवश्यकता को पूर्ति करना ही क्या कहलाएगा? विभेदित शिक्षण कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। बच्चे के संज्ञानात्मक वृद्धि और विकास को निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो किस कारक द्वारा? परिवेश, वंशागति, आनुवांशिकता और परिवेश और डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आनुवंशिकता और परिवेश। बच्चे के संज्ञानात्मक वृद्धि और विकास में किस किस कारक द्वारा नियंत्रित होता है? आनुवंशिकता द्वारा। ठीक है, तो आज हम 9 क्वेश्चन ही करेंगे और आप लोग चेक कर लीजिए 9 क्वेश्चन में आपको कितने कितने मार्क्स मिले हैं। और अगर हमारा चैनल पसंद आए तो चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स एवरीवन।